Hello guys, how are you? My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here's the newspaper analysis for 26 to 31st जनवरी 2022. तो हमारी कुछ दिन की न्यूज़पेपर एनालिसिस है, इसको हम देख लेते हैं अपनी पहली न्यूज़ की तरफ। सेंटर टू रिमाइंड स्टेट अगेंस्ट ऑफ आईएएस कार्डर रूल। तो अभी क्या हुआ है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आईएएस के जो रूल्स हैं, आईएएस के एक जगह जो आईएएस आईपीएस जितनी भी इंडियन सर्विसेज हैं इनके एक रूल्स लिखे गए हैं 1954 में, तो उसको अमेंड करना चाह रही है। उस अमेंडमेंट में क्या चाह रही है कि पहले क्या होता था, जैसे किसी आईएएस को या किसी आईपीएस को भेजना है किसी पर्टिकुलर स्टेट में, तो पहले उस स्टेट गवर्नमेंट की अनुमति ली जाती थी। लेकिन अब ये जो नए रूल्स ला रहे हैं इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोल रही है कि हम सीधे किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं किसी भी स्टेट के लिए, हम इसके लिए किसी भी पर्टिकुलर स्टेट का अप्रूवल नहीं लेंगे। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, could be deputed to the union government and ministries without necessary taking the state government note। तो ये पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबको जो बीजेपी लीडिंग स्टेट्स हैं उन्होंने हाँ कर दी है, जो बीजेपी जहाँ जिन स्टेट्स में बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट में रूलिंग पार्टी है, तो 7 बीजेपी रूल्ड स्टेट ने कंसेंट दे दिया, 8 ने मना कर दिया। 8 वही स्टेट हैं जिनमें बीजेपी नहीं है। तो ऐसे हो रहा है। तो आप अपने हिसाब से बताइएगा, इस पर एक अच्छा ऐसे भी हो सकता है कि जो आईएएस की जो अपॉइंटिंग पावर है, किसी को कहाँ डेपुटेशन देनी है किसी पर्टिकुलर स्टेट में देनी है, तो उस स्टेट की परमिशन लेनी चाहिए या नहीं, इस पर आप अगेंस्ट में भी लिख सकते हैं। हाँ, इसमें सबसे अच्छा आर्ग्यूमेंट आप लिखिएगा। जो बच्चे आर्ग्यूमेंट लिख के मेरे को आप इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं आर्ग्यूमेंट, इस टॉपिक पे अच्छा आर्ग्यूमेंट लिखने के लिए पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आएगा कि इस पे क्या आर्ग्यूमेंट और बन सकते हैं तो मेरे को बताइएगा कि इसमें आर्ग्यूमेंट क्या बन सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये गलत हो रहा है, क्योंकि इससे क्या होगा, एक तो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि अपना जो जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जो भावना है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, वो कम हो जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वर्ड को जरूर यूज कीजिएगा इसमें। इसका मतलब क्या है कि सेंटर का स्टेट का जो विश्वास है आप उसको खत्म कर रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, आपको ज्यादा से ज्यादा ये चीज करनी चाहिए किस तरह से हम स्टेट को अपने साथ लेके चल सकें, लेकिन आप क्या कर रहे हो, बिल्कुल उसे तोड़ने पे लगे हुए। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना को आहत पहुंचेगा। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जब से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को, मतलब जब से नई वाली रूलिंग पार्टी आई है, ऐसा करते रहते हैं। तो क्योंकि अभी आप देखेंगे पिछली बार जब हम पढ़ रहे थे तो इन्होंने सीबी जो क्या कहते हैं सीवीसी की पावर भी इन्होंने कम कर दी है, स्टेट से बिल्कुल छीन ली है। अब यही अपॉइंट कर सकते हैं, ड्यूरेशन भी कितना होगा, और एनएचआरसी एसएचआरसी इन सब की पावर कम हो चुकी है कहीं ना कहीं। तो ये आप लिख सकते हैं इसमें पॉइंट, और फेवर में भी डाल सकते हैं। ऐसी बात नहीं है इससे फायदा नहीं होगा, कुछ कुछ चीजें फायदा भी होगा कि अब जिस भी अधिकारी को वो चाहेंगे आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं, कि कोई अधिकारी वहां सही नहीं है तो सीधे चुपचाप, जैसे कभी कोई क्या, एक बार हमने देखा था वेस्ट बंगाल में कोई केस हो गया था जिसमें पुलिस अधिकारी को हटा नहीं रही थे वहां की सरकार, लेकिन हटाना जरूरी था। तो ऐसे कभी कभी हो जाता है, तो आप ये सारे पॉइंट्स का यूज कर सकते हैं। हम आगे चलते हैं। जनरल रावत कल्याण गेट पद्म विभूषण। तो किन किन लोगों को पद्म विभूषण मिला, याद रखेंगे इन दोनों का नाम। जनरल बिपिन रावत जो इंडिया के फर्स्ट सीडीएस रह चुके हैं, जिनकी अभी एयर क्रैश में हालांकि डेथ हुई है, तो उनको मिला है। और चीफ मिनिस्टर जो यूपी के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं कल्याण सिंह, तो उनको मिला है। जब बाबरी मस्जिद गिरी थी ना, तो उस समय यही थे, कल्याण सिंह ही थे क्या कहते हैं वहां के सीएम यूपी के, तो उनको पद्म विभूषण मिला दोनों को पोस्टमॉर्टमली, मतलब आफ्टर हिज डेथ ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे। तो इन दोनों का नाम आप याद रखिएगा, प्लीज नाम याद रखिएगा किन किन को मिला है, ठीक है। और पद्मश्री किसे मिला है, तो पद्मश्री में आप इनका नाम याद रखिएगा, जो नीरज चोपड़ा जो अभी टोक्यो ओलंपिक में जीत के आए हैं, और जो सिंगर हैं सोनू निगम उनको, और अवनी लखेरा ये पैरा ओलंपिक है, इन तीनों को पद्मश्री मिला है। तो इन तीनों का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, किसको पद्म विभूषण मिला है, किसको पद्मश्री मिला, और पद्म भूषण और रह गया, हाँ पद्म भूषण इन्हें मिला है। सुचित्रा कृष्णा एल्ला और सीरम इंस्टीट्यूट के जो हैं पूना वाला, इनको पद्म भूषण मिला है। तो इनका नाम याद रखेंगे, किनको पद्म भूषण किनको पद्म विभूषण। मेन जो है वो ये पद्म विभूषण वाले दो नाम आप प्लीज रिमेंबर प्लीज। और नीरज चोपड़ा इनका नाम याद रखिएगा, इनको पद्मश्री से सम्मानित हुआ, ठीक है। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, इनका नाम आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। रशिया लॉन्चेस न्यू मिलिट्री एक्सरसाइज नियर यूक्रेन बॉर्डर। तो रशिया ने कोई अपनी न्यू मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दी है यूक्रेन बॉर्डर के पास। अपने काम का कुछ भी नहीं है, अपने काम का है कि इंडिया की एक्सरसाइज और नेशंस के साथ क्या होती है, डायरेक्ट सवाल होता है पेपर 1 में। डायरेक्ट सवाल सबसे इजी सवाल, और होता ही होता है। तो सारी नहीं है, जो मेन है वो मैंने यहाँ लिख दी है। आप इनको वीडियो को पॉज करके आप याद कर लीजिए। इंडिया और जैसे इंडिया रशिया की क्या होती है, तो इंडिया रशिया की होती है इंदिरा, तो इसका नाम आप रख सकते हैं इंदिरा नाम, वेरी इंपॉर्टेंट, जो 13 नंबर पे है। ऐसे इंडिया यूएस की क्या है, तो इन सब का नाम आपको रटा होना चाहिए, रटाइए। मैंने पूरी एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, मैं एग्जॉस्टिव लिस्ट एक काम करूंगा, मैं अपलोड करा दूंगा टेलीग्राम वाले पोर्टल पे, तो आप वहां से पढ़ लीजिएगा। लेकिन आपको सारी एक्सरसाइज का नाम पता होना चाहिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए मैं सवाल पूछ लेता हूँ कि नोमैडिक एलिफेंट
नोमैडिक एलिफेंट किस किस देश की एक्सरसाइज है? नोमैडिक एलिफेंट ये इंडिया ही करता है, लेकिन किस देश के साथ करता है वो सब बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, नोमैडिक एलिफेंट। आगे चलते हैं। स्पॉट बिल्ड पेलिकन्स डाइंग एंड ईज इन महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो एक तरह की डक टाइप थी, तो इनको ये मरने लग गई हैं। स्पॉट बिल्ड पेलिकन्स इनका नाम है। आपको बस इसमें पता होना चाहिए कि इनको कौन सा इन्फेक्शन हुआ है। कभी कभी वो पूछ लेता है कि ये किस चीज से रिलेटेड है। तो नीमाटोड इन्फेस्टेशन, जो जिस चीज से मर रही है, नीमाटोड इन्फेस्टेशन। प्लीज रिमेंबर, वो कह देता है कि ऐसे कहता है रिसेंटली दिस वर्ड इज इन न्यूज, नीमाटोड इन्फेस्टेशन। प्लीज रिमेंबर ये वर्ड, कि इसकी वजह से जो है स्पॉट बिल्ड पेलिकन ये कह देगा कि बर्ड्स को हार्म हो रहा है, इससे बर्ड्स मर रही हैं, या ये मेन चीज वो यही पूछेगा। उसमें ऑप्शन होंगे कि इससे ये होता है, इससे ये होता है, इससे ये होता है। तो उसमें मेन ऑप्शन होगा कि ये जो है ये एक तरह का इन्फेक्शन है जिसकी वजह से जो बर्ड्स हैं उनकी डेथ हो रही है। ये बस आपको याद रखना है, इससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडिया स्लैम्स पाकिस्तान एट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इंडिया ने पाकिस्तान को अच्छे से फटकार लगाई है, कहां पे? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। ठीक है, तो क्या क्या बोला है कि इस्लामाबाद सपोर्ट कर रहा है, वही टेररिस्ट, वही एक ही बात होती है, वो सच बात होती है। तो अब देखते हैं क्या होता है। अपने काम का यूएनएससी, यूएनएससी में कौन कौन मेंबर है? तो यूएनएससी में टोटल 15 मेंबर होते हैं, आपको ये याद होने चाहिए। 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 जो होते हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। इंडिया अभी नॉन परमानेंट मेंबर है। और 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएस, ये परमानेंट मेंबर है। इन्हीं के पास वीटो पावर भी होती है। और जो नॉन परमानेंट है वो ऐसे ऐसे डिवाइडेड है, हर कॉन्टिनेंट से कुछ कुछ पर्सन। तो ये जो काम करती है वही सिक्योरिटी काउंसिल का प्रोवाइड करने का पॉइंट है कि कुछ भी सिक्योर। बस यार मैं समझता हूं कि ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन हमने बना दी है, इनको आजकल देखा जाए तो प्रॉपर कोई रन ही नहीं कर रहा है। इन सबकी पोल पट्टी खुल गई जब से कोरोना आया। आपने देखिए कभी भी कोई बड़ा नेशन है उसका कुछ कर ही नहीं पाते हैं। अभी चाइना के पास इतने डब्ल्यूटीओ सैंक्शन लगा रहा है, लेकिन आप क्या समझ रहे हैं, चाइना पीछे हट रहा है क्या डब्ल्यूटीओ सैंक्शन से? तो बस ये मतलब यही है कि छोटे देशों को डराने का काम करती है सारी ऑर्गेनाइजेशन, मेरे को जहां तक लग पाता है। रियलिटी चेक यही है। अब हमें आंसर लिखना है या देश को हराना है तो इनका भी होना जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आप देखेंगे कि ये जो है मेनली वीकर नेशंस को। अभी इंडिया कुछ कर दे तो डब्ल्यूटीओ हाथ पीछे पड़ जाता है कि आपने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, लेकिन वहीं चाइना अभी बहुत सारा कर रहा है। यूरोपियन एक नेशन है, उसमें अभी चाइना बहुत सारे सैंक्शन लगा रहा है, लेकिन ये लोग कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। बस उन्हें लिख के दे देते हैं कि ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। आगे चलते हैं। डीकमीशन आईएनएस खुकरी टू बी कन्वर्टेड इनटू म्यूजियम। तो इसका नाम याद रखेंगे, वो ऐसे पूछ लेगा रिसेंटली हमने किस नेवल शिप को डीकमीशन करा है, तो इसका नाम याद रखेंगे आईएनएस खुकरी। खुकरी इसका नाम है, ये इंडियन नेवी की शिप थी। ठीक है, इसका नाम खुकरी क्लास मिसाइल थी, जिसको अब डीकमीशन करके इसको एक तरह का म्यूजियम बनाया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि किसी शिप को ये मतलब एकदम डिसमेंटल नहीं कर रहे, उसका यूज कर रहे हैं आगे तक, जहाँ हमारी फ्यूचर आने वाली जनरेशन इस चीज को देख पाए। इसने करीबन 32 ईयर्स सर्व करा था। तो बस एक ही सवाल बनता है कि रिसेंटली किस शिप को हमने डीकमीशन किया, तो इसका नाम याद रखेंगे आईएनएस खुकरी। बस इससे ज्यादा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। इंडिया प्रोब्स चाइना वियतनाम ओवर डंपिंग ऑफ विनाइल टाइल। तो ये मैंने क्यों बताया, अगर इंडिया चाइना पे कुछ लिखने को आता है तो आप जब लिखें ना आप आइटम्स के, इंडिया से चाइना से हम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट लेते हैं, मोबाइल लेते हैं, फ्रिज लेते हैं, टीवी लेते हैं, ये सब तो हर कोई बच्चा लिखेगा। आपको ये एग्जाम्पल नहीं देने कभी भी, आपको जो इंपॉर्टेंट एग्जाम देने हैं, जैसे ये नाम आ गया तो इसको लिख के आइएगा कि इंडिया जो है वो विनाइल टाइल भी यहाँ तक कि इंपोर्ट करा रहा है चाइना से, और चाइना वाले इसमें एंटी डंपिंग कर रहे हैं, ओवर डंपिंग कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे विनाइल टाइल, एक आप वर्ड करिएगा यूज एपीआई का, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंडिग्रेंट्स। ये सारे चीजें हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। आप ये सब फालतू चीजें मत लिखिएगा कि मोबाइल ला रहे हैं, चार्जर ला रहे हैं और कार ले रहे हैं या वहां कंपोनेंट ले रहे हैं। ये तो हर बच्चा लिखता है, इससे आपको मार्क्स फेच नहीं होंगे। आप कुछ नया लिखेंगे। रिसेंटली हमने सुनने में आया था कि हम चाइना से विनाइल टाइल भी इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से चाइना जो बहुत ज्यादा डंपिंग कर रहा है, इसको रोकने के लिए इंडिया ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। तो ये सारे जो रिसेंट एग्जाम्पल होते हैं वही आपको आंसर में 2 या 3 नंबर ज्यादा दिलाते हैं, और वही 2-3 नंबर लास्ट में आपको मेरिट में नाम दिलाएगा। तो ये जो न्यूज थी केवल इस चीज के लिए थी कि चाइना जो इंडिया ने बोला है कि चाइना और वियतनाम बहुत ज्यादा डंप कर रहा है विनाइल टाइल को, एक तरह की टाइल होती है जो फ्लोर में यूज की जाती है। बस तो आप इसका यूज जहां तहां कर सकते हैं। इस न्यूज का पेपर 1 से कोई रिलेशन नहीं है। मैंने ये जो न्यूज बताई है स्पेशली फॉर पेपर 2 एसे या आपके आर्गुमेंट के लिए बताई है। तो उसमें ये याद रखिएगा, एक जगह जैसे इंडिया चाइना की मैं रोज न्यूज कुछ ना कुछ बताता रहता हूं, तो आप क्या करिए कि एक पेपर बना लीजिए, उस पर केवल इंडिया चाइना से रिलेटेड जो भी न्यूज आती है उसको बुलेट पॉइंट में लिखते चले जाइए। ऐसे तो आपका लास्ट दिन तैयार हो ही जाएगा सारे पॉइंट जोड़ के। तो एक बस आप ऐसे बनाते रहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, एज अ काउंटर मेजर दे इम्पोज दिस ड्यूटी अंडर द मल्टीलेटरल रीजन ऑफ द डब्ल्यूटीओ। बस हमने क्या करा, हमने डब्ल्यूटीओ की हमारे काउंटर मेजर ड्यूटी है तो हमने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी इनके ऊपर कि भाई हमारे यहाँ ज्यादा डंपिंग करोगे तो हम एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देंगे, डब्ल्यूटीओ हमें बोलता है। आगे चलते हैं।
सेंट्रल एशिया मीट्स फॉर्म्स अफगान ग्रुप। तो सेंट्रल एशिया के साथ अभी मीट कर रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब। ये हालांकि ऑनलाइन ही मीटिंग थी, वही बात हुई है कि कैसे हम अपना ट्रेड बढ़ा सकें। मेन इशू क्या है, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं उनके साथ ये है कि हमारे वो जितनी भी कंट्री हैं सेंट्रल एशियन कंट्री, वो मेनली लैंड लॉक्ड कंट्री हैं। अब लैंड लॉक्ड कंट्री है तो उससे क्या प्रॉब्लम होती है कि इनके साथ कनेक्टिविटी की बहुत प्रॉब्लम आती है। ये अपना अच्छा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, अपना इंपोर्ट नहीं कर सकते। मैं अभी आपको दिखाऊंगा अभी कौन कौन सी कंट्री होती है। तो मेनली जो इस मीटिंग में बात हुई कैसे इन लोगों को, जो इनकी लैंड लॉक कंट्री है, इससे इसको बाहर निकाला जाए, इनका कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ाया जा सके। तो ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप कमेटी भी बनी हुई है इसके लिए। तो उसका अपना इतना काम नहीं है, बस आपका जो पूछा जाएगा वो सेंट्रल एशिया कंट्रीज के बारे में पूछा जाएगा। तो सेंट्रल एशिया कंट्री में टोटल 5 कंट्री आती हैं। देखिए इधर नाम भी है, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और अफगानिस्तान, हमारा प्यारा इंडिया। तो ये देखिए आप यहां से अगर ध्यान से देख पाएंगे तो मेनली ये सारी लैंडलॉक कंट्री हैं। अगर मान के चलिए यहाँ कैस्पियन सी भी है तो ये कोई ओशियन तो है नहीं, इसे भी लैंडलॉक नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर ये ट्रेड करेंगे तो बस इतना ही तो कर सकते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड थोड़ी कर सकते हैं ट्रेड। तो ये मेन बात है कि कैसे हम इन लोगों को लैंडलॉक कंट्री का इनका ट्रेड ग्रोथ बढ़ाया जा सके। तो ये 5 कंट्री है। इसमें एक वर्ड और इंपॉर्टेंट है, INSTC। ये आपने सुना होगा, ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसफर कॉरिडोर बोला जाता है। ये इंडिया से गल्फ कंट्री तक जाता है, रशिया तक जाता है, कि हम कैसे एक कॉरिडोर बनाएं जो हमारा जो सामान हमारा बना रहे हैं वो हम सीधे गल्फ कंट्री को भेज सकें। तो जो INSTC है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, वो इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से होता हुआ कैस्पियन सी से निकलता हुआ रशिया की तरफ निकलता है। तो आप इस वर्ड का नाम याद रखिएगा, INSTC। ठीक है, इसे आगे चलते हैं। ग्रीन मेजर, तो अभी क्या हो रहा है, ये हैदराबाद की कोई एक लेक है, इसका नाम याद रखेंगे, हुसैन सागर लेक। वो आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि हुसैन सागर लेक कहां पर है। हुसैन सागर लेक जो है वो हैदराबाद में। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें बहुत ज्यादा एल्गी फॉर्मेशन हो रहा है। जहां पे भी बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे वहां हमारा एल्गी फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे, इसलिए यहाँ एल्गी फॉर्मेशन हो गया। इसको रोकने के लिए हम यहाँ पे बायो रेमिडिएशन कर रहे हैं। बायो रेमिडिएशन, इस वर्ड को यूज करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पेपर 1 में भी आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है। हालांकि जो यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे होते हैं उसमें एनवायरमेंट वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में इसे हमें पढ़ना पड़ता है। तो आप जो है शॉर्ट में याद रखिएगा, बायो रेमिडिएशन क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एंजाइम्स का यूज करते हैं ताकि जो भी गंदगी है इस लेक में उसको हम दूर कर सकें। तो ये जो आप पानी देख रहे हैं ना, ये बायो रेमिडिएशन हो रहा है कि इसमें फ्रेश वाटर को हम ऐड कर रहे हैं। फ्रेश वाटर क्या करेगा, जो वहां का गंदा पानी है उसकी जो कंसंट्रेशन है उसको कम करेगा। हम इसमें फ्रेश वाटर भी पुल कर सकते हैं, या इसमें हम कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारा एल्गी फॉर्मेशन होने से रोक सके उसको भी डाल सकते हैं। तो ये मेन काम होता है बायो रेमिडिएशन का, कि जो भी गंदगी वाली साइट है, जो भी गंदगी वाला रिवर है, लेक है, ओशियन है, उसमें हम फ्रेश वाटर को इंडल्ज करें या किसी एंजाइम को या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डालें ताकि हमारा कम से कम एल्गी फॉर्मेशन हो। कम से कम एल्गी फॉर्मेशन होगा तो वो जो लेक है वो क्लीन रहेगी। अभी एक लेक का नाम मेरे को बताइएगा जो ऑरेंज कलर में हो गई थी, ऑरेंज कलर में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो गई थी एक बैक्टीरिया की वजह से। ये जो लेक है ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। उस लेक का नाम बताइएगा, एल से शुरू होती है, बहुत फेमस लेक है। जो ऑरेंज कलर की फॉर्मेशन हो गया था वो भी एल्गी के कारण हुआ था, उस एल्गी का नाम भी पूछा जा चुका है। तो बताइएगा महाराष्ट्र में एक लेक है जो ऑरेंज कलर की हो गई थी एक बैक्टीरिया के कारण, उसका नाम एल से शुरू होता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, ये रॉन्ग रूट। केरला मूव टू डाइल्यूट द लोक आयुक्त लॉ थ्रू एन ऑर्डिनेंस इज क्वेश्चनेबल। तो केरला ने मतलब एक लोक आयुक्त लॉ, लोक आयुक्त अभी मैं बताऊंगा क्या होता है, तो उसके लिए एक ऑर्डिनेंस ला रहे हैं जो कि क्वेश्चनेबल है, कोर्ट में चले गए। तो ये अपने काम का नहीं है। मेन क्या काम है, लोकपाल और लोक आयुक्त होता क्या है। मान के चलिए कोई भी सरकारी ऑफिसर आपके लिए ढंग से काम नहीं करता है तो आप उसकी शिकायत कहां करोगे सरकारी ऑफिसर की। तो उसलिए ये लोकपाल और लोक आयुक्त का गठन हुआ था। सबसे पहले कहां हुआ था लोक आयुक्त या लोकपाल, कहां बने, तो स्वीडन में बने थे। ये भी सवाल बनता है, वहां पे इसको ऑब्ट्समैन कहते हैं। लोकपाल का दूसरा नाम ऑब्ट्समैन है। ठीक है, लोकपाल क्या करता है, डील्स करता है कंप्लेंट अगेंस्ट मिनिस्टर, सेक्रेटरी एट सेंटर एंड स्टेट लेवल। लोकायुक्त क्या करता है, केम एट सेंटर एंड वन इन एवरी स्टेट वुड डील विद कंप्लेंट अगर अदर स्पेसिफाइड हायर ऑफिशियल। तो लोकपाल जो होता है सेंटर में, लोकायुक्त जो है वो स्टेट में। मेन बात ये होती है। तो कैसे कैसे होते हैं, लोकपाल विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन। तो इसे अपॉइंट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। किस किस की परमिशन लेनी पड़ेगी, तो 3 ही लोग हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। याद रखिएगा इसमें लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है। फिर से मैं बोल दूंगा, मेनली हम जब भी कंसल्टेशन करते हैं, आपने एनएचआरसी, एसएचआरसी, सीवीसी, सीवीआई जो भी आपने पढ़ा है उसमें आप देखेंगे लीडर ऑफ अपोजिशन का रोल होता है। लेकिन इसमें आप ध्यान से देखिए, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, स्पीकर ऑफ लोकसभा है और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है, ना कि लीडर ऑफ अपोजिशन। ये इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, लोकायुक्त एक्ट 2013 में आया था, जिसमें लोकपाल किस किस के जुडिक्शन, कौन कौन, यहां तक कि प्राइम मिनिस्टर पे भी कोई अगर चाहे तो कर सकता है, मिनिस्टर, एमपी, ग्रुप एबीसीडी के ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट में। लोकपाल विल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन विद 8 मेंबर। इसमें क्या होता है, एक तो चेयरपर्सन होता है, उसके साथ 8 मेंबर होते हैं, और ये जो टोटल लोग हैं इसमें कम से कम
50% जो है वो महिलाएं होनी चाहिए, 50% जो है वो SC ST वोमेन और महिलाएं, इन सबका कोटा है। तो वही चीज यहाँ पे लिख रही है, 50% ऑफ द लोकपाल मेंबर कम फ्रॉम SC ST OBC एंड माइनॉरिटी एंड वोमेन। सिलेक्शन कमिटी सेलेक्ट द चेयरपर्सन, ये आपका छोटा सा ये है कि सिलेक्शन कमिटी इन चेयरपर्सन, जो एक चेयरपर्सन है उसके लिए कौन करेगा सिलेक्शन, तो पीएम, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा, CJI और एमिनेंट ज्यूरिडिक्ट। तो ये सब मिलके जो है, जो चेयरपर्सन होगा उस कमेटी का, जो ये चेयरपर्सन प्लस 8 हैं, इनको जो लेगा वो ये लोग करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। विलिंग टू टॉक टू पाकिस्तान ऑन, हाँ, और एक चीज मैं इसमें बता दूं कि ये जो लोकपाल और लोकायुक्त है, ये केवल उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन पे लगता है जहां पे भी फुल्ली गवर्नमेंट का रोल होता है। जो भी फुल्ली गवर्नमेंट या गवर्नमेंट से जहां पे भी पैसा मिलता है, गवर्नमेंट जहां पे इन्वॉल्व होती है, ये लोकपाल और लोकायुक्त वहीं लगता है। ये कहां नहीं लगता, अगर गवर्नमेंट से मान के चलिए मुझे एड मिल रही है, गवर्नमेंट से मेरे को सहायता मिल रही है, तो वहां पे लोकपाल लोकायुक्त नहीं लगता है। याद रखिएगा, अगर आपको गवर्नमेंट एड मिल रही है तो उन व्यक्तियों पे लोकपाल या लोकायुक्त का जो एक्ट है वो नहीं काम करता है। आगे चलते हैं। विलिंग टू टॉक टू पाकिस्तान ऑन पिलग्रिम्स फाइट, तो ये एक इंडिया पाकिस्तान का क्या है, हमारा समझौता है कि हमारे जो पिलग्रिम्स जाएंगे वहां पे पूजा करने, जैसे अभी आप देरा बाबा नानक का कॉरिडोर करतारपुर साहिब को उन्होंने खोला है, और इंडिया में भी मतलब बहुत लोग पाकिस्तान से आते हैं, हज कह रहा हूँ, मक्का मदीना नहीं, एक है वहाँ पे फेमस दरगाहों पे आते हैं अपना पूजा अर्चना करने। तो इसलिए ये है जो हमारा क्या कहते हैं एक प्रोटोकॉल बना हुआ है, उसको बात करने की बात चल रही है। ये बस आप ध्यान में रखिएगा कि ये बात होती रहती है। इसी का आप लिख सकते हैं कि समझौता एक्सप्रेस इससे रिलेटेड है। समझौता एक्सप्रेस ये ट्रेन का नाम है यार। ये इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन में आप लिख सकते हैं कि हम जो अपना अपग्रेड करने की बात कर रहे हैं, जो 1974 का हमारा रिलीजियस पिलग्रिम्स के लिए एक हमने एग्रीमेंट कर रखा है, ताकि जो एयर ट्रेवल है या वीजा अप्रूवल है वो आसानी से मिल सके। तो हम कह रहे हैं इंडिया पाकिस्तान वाले अगर रेडी हैं तो हम भी पॉजिटिव कदम उठाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्या है, हिंदूज फ्रॉम पाकिस्तान वेटिंग ऑन द वाघा बॉर्डर अहेड ऑफ देयर पिलग्रिमेज टू इंडिया इन 2012। तो ऐसे आते थे पहले लोग अटारी वाघा बॉर्डर से। टाइगर इन्यूमरेशन बिगिन एट BRT रिजर्व, तो इसका बस याद रखिएगा ये नाम कि कहां पर है ये टाइगर रिजर्व, बिलीगिरी रंगनाथा स्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व। प्लीज रिमेंबर, ये बहुत फेमस नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। कभी कभी जो न्यूज में रहते हैं, जो ज्यादा फेमस नहीं होते, वो उन्हीं के नाम पूछता है, और वो क्या करेगा ना, नीचे सारे साउथ इंडियन कंट्रीज के नाम, स्टेट्स के नाम दे देगा। तो ये याद रखिएगा, ये कर्नाटक में है, कर्नाटक में है रंगनाथा स्वामी टेम्पल। अगर आपको पता होगा रंगनाथा स्वामी टेम्पल अगर कर्नाटक में, तो आप इसको निकाल ले जाएंगे। तो बिलीगिरी रंगनाथा स्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व कहां पर है, कर्नाटक में है। बस आपको इतना याद रखना है। ये कहां पर, प्रोवाइड कनेक्टिविटी फॉर वाइल्ड लाइफ बिटवीन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट लैंडस्केप। ठीक है, आगे चलते हैं। फिलीपींस इंक्स 375 मिलियन ब्रह्मोस मिसाइल डील। तो हमने अभी अपनी ब्रह्मोस मिसाइल जो हमने बनाई है, फास्टेस्ट, वर्ल्ड की फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। याद रखिएगा, वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट है ये, सुपरसोनिक है, सुपरसोनिक, सबसोनिक नहीं है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, क्रूज मिसाइल। ये हम अब फिलीपींस को दे रहे हैं। ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है हमने इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाई थी। याद रखिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है कि हमने ब्रह्मोस मिसाइल जो किस किस के साथ मिलकर बनाई है, तो इंडिया ने रशिया ने से मिलकर बनाई थी, और अब हमने इसको फिलीपींस के साथ हम इसके लिए डील कर रहे हैं, फिलीपींस को हम ये दे देंगे। ठीक है, तो बस आपको इतना याद रखना है कैसी मिसाइल है, तो वर्ल्ड की फास्टेस्ट सुपरसोनिक मिसाइल है। आगे चलते हैं। हॉन्डुरस गेट्स इट्स फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट मिली है हॉन्डुरस को। इनका नाम याद रखिएगा, लेफ्टिस्ट की शियोमरा कास्ट्रो, बस इनका नाम कास्ट्रो करके याद कर लीजिए। ये हॉन्डुरस की पहली वुमेन प्रेसिडेंट है। वो पूछ लेता है कि रिसेंटली कौन सी वुमेन प्रेसिडेंट बनी है हॉन्डुरस की, या कौन है, तो उनका नाम याद रखेंगे कैस्ट्रो, मिस कैस्ट्रो, ऐसे भी यहाँ पे लिखा है। 62 ईयर्स की है, तो इन्होंने ओथ ले लिया। बस इनका नाम याद रखना है आपको, बस इसको रटना ही पड़ेगा। आगे चलते हैं। रिट्रीट, तो सेंट्रल विस्टा ड्यूरिंग द बीटिंग ऑफ रिट्रीट सेरेमनी विच मार्क द एंड ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। तो सेंट्रल विस्टा क्या है, जो हमारा नया पार्लियामेंट बन रहा है उसकी बिल्डिंग का नाम है न्यू पार्लियामेंट। ये आप देख रहे हैं सामने, तो ये वही बना रहा है। तो यहाँ पे बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी हुई है। बस ये वर्ड के चक्कर में कोई न्यूज को इन्वॉल्व करना पड़ा। सेंट्रल विस्टा किससे रिलेटेड है, तो न्यू पार्लियामेंट का जो कंस्ट्रक्शन है उससे रिलेटेड है। आगे चलते हैं। पैरासिटिक प्लांट फाउंड इन निकोबार हॉटस्पॉट, तो इसका नाम बस आप रट लीजिएगा यार, जितनी भी न्यूज है सारी रटने वाली आई हैं। फ्लावर बर्ड्स और सेप्टेम्बरथस, मेरे को प्रोनाउंसिएशन भी नहीं हो पा रहा हूँ ढंग से, सेप्टेम्बरथस पार्शियली डिपेंड ऑन इट्स होस्ट बट आल्सो लीव्स कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये दोनों तरीके से रह सकता है कि किसी होस्ट पे भी डिपेंड रह सकता है, या फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है। तो दोनों तरीके का एक पैरासाइट है जो फाइंड हुआ है निकोबार में, अंडमान निकोबार जो है ना वहां पे फाइंड हुआ है। बस इसका नाम याद रखिएगा, और न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, आप इसमें CAPF में नहीं पूछ जाता है। UPSC सिविल सर्विस के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
अलाउज ड्यूटी फ्री कॉटन इंपोर्ट विद क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। तो अभी क्या हुआ है, इंडिया ने अलाउ कर दिया है। वो पूछ भी लेते हैं कभी कभी, 4-5 ऑप्शन दे देंगे कि इंडिया इसमें सबसे ज्यादा इंपोर्ट क्या करता है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट क्या करता है। तो इंडिया अब क्या करने वाला है, ड्यूटी फ्री कॉटन इंपोर्ट करेगा। ड्यूटी फ्री मतलब क्या है कि उस पर कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा विद क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है कि कुछ लिमिट तक, कि हम बस 10 लाख तक, आपको हर व्यक्ति को बोल देगा कि बस 5 टन ही ले सकते हो या 10 टन ही ले सकते हो या बस 10 लाख तक की ले सकते हो ड्यूटी फ्री। तो ये बात हुई है कि इंडिया जो है अब कॉटन को इंपोर्ट करेगा बाहर के देशों से। हाँ, और जो ये कॉटन जो इंपोर्ट होती है टन में नहीं होती, वो बेल्स में इंपोर्ट होती है। बेल्स में हम इसको इंपोर्ट करते हैं विद क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। तो बस आपको याद रखना है कि इंडिया जो है वो कॉटन भी इंपोर्ट करता है, स्टील भी इंपोर्ट करता है। बहुत लोगों को डाउट है कि इंडिया की स्टील प्रोडक्शन अच्छी है तो स्टील इंपोर्ट नहीं करता। नहीं, इंडिया जो बहुत ज्यादा स्टील इंपोर्ट करता है। ऐसे हम कॉटन भी इंपोर्ट करते हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है इंडिया जो है पल्सेस का है, लेकिन फिर भी हम पल्सेस जो है वो इंपोर्ट करते हैं क्योंकि इंडिया में खपत इतनी है। इंडिया वाले फ्रूट्स भी इंपोर्ट करते हैं। इंडियन लोग सोचते हैं कि फ्रूट्स में हम बहुत आगे हैं, बस हम क्या कहें, मिल्क इंपोर्ट नहीं करते। मिल्क जो है वो हम एक्सपोर्ट करते हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट के मिल्क एक्सपोर्टर हैं। आगे चलते हैं। प्रॉप सॉट इनटू पीगस केस। पीगस केस क्या है, ये एक स्पाईवेयर डील थी। ये पेरिस का एक और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पाया था कि पीगस जो है कि स्पाईवेयर है जो कि लोगों का फोन नंबर चुरा चुरा के और उनकी सारी बातों को सुन रहा है। तो ये बात हुई थी। अब ये जो क्या हुआ है, पीगस केस जो है ये हाई सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है इसके खिलाफ, मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ, कि इन्होंने हमारा सारा जो डेटा है वो लीक कर दिया। एक इजरायली ये मतलब कंपनी है जिसने बनाया, एनएसओ ग्रुप है जिसने पीगस बनाया, एक स्पाईवेयर है। ये क्या करता है, जो भी हम फोन पे बात करते हैं वो पूरा डेटा जो है लीक हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है पीगस, बस आपको नाम याद रखना है, एक टाइप का स्पाईवेयर होता है। बस आपको ये वर्ड याद रखना है कि पीगस किससे रिलेटेड है, एक तरह का स्पाईवेयर है। कहाँ का है, तो इजराइल ने बनाया था। ये क्या करता है, ये जो थाउजेंड ऑफ फोन नंबर जो है वो अक्रॉस जो वर्ल्ड के हैं वो उसको निकाल लेता है और डेटा को लीक कर देता है। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट में चला गया, देखिए क्या होता है। आगे चलते हैं। तो जितनी भी न्यूज़ थी आई होप मैंने सारी कवर कर दी है। ये 31 जनवरी तक की न्यूज़ है। अभी जो आने वाली 2-3 दिन की न्यूज़ आएंगी तो मैं उनको भी कवर कर दूंगा। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है shivam_tyagi_st। यार प्लीज़ फॉलो कर लो स्टडी फंडा को। बस हमारे 400 या 500 सब्सक्राइबर रह गए 1 लाख होने में। मैं देख रहा हूँ कि जो हमारा चैनल है वो स्लो ग्रोथ कर रहा है, मतलब क्योंकि हम एजुकेशनल शायद कंटेंट डालते हैं इसलिए हमारी सिलेक्टेड ऑडियंस है, लेकिन हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। आपने देखा होगा हमारे चैनल पर कि हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा है कि हमें बस सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं तो हम कुछ भी अटरम शटरम बेकार से बेकार कंटेंट अपलोड करने लगे, कूड़ा करकट। अब मेरे को बच्चे बहुत मैसेज करते हैं कि सर डेली न्यूज़ लाइए डेली, तो मेरा भी वो चीज़ नहीं है कि मेरे को बस रोज वीडियो डालो कि बस कूड़ा करकट बना बना के डालते रहो। नहीं, क्वालिटी कंटेंट ही देना है, भले कम कंटेंट जाए, चैनल ग्रोथ कम हो कोई बात नहीं, चलेगा अपने को, लेकिन बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए। प्राइमरी टारगेट वही है हमारा। देखिए आप अगर कोई देखेगा तो हमारे 96,000 से और 1 लाख तक आने में करीबन 1.5 साल होने पे आ गया है, लेकिन हमारे नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी हमने ये कोशिश नहीं करी है कि आपको बकवास कंटेंट दें। हमारा कंटेंट जो है वो इनरिच ही होना चाहिए, भले सब्सक्राइबर कम हो ज्यादा हो, जितने बच्चे देखें, 2 बच्चे भी देखेंगे तो 2 बच्चों के लिए हम उतनी ही मेहनत कर रहे हैं। तो जो मैंने आज आंसर पूछे हैं वो सब मेरे को बताएंगे, और कोई अपना एस्से आर्गुमेंट मेरे को भेजना चाहता है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी मेरे को भेज सकता है। और जिस बच्चे ने भी सब्सक्राइब नहीं करा यार कर लो प्लीज। और प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, या मेरे को चाहते हैं कि मैं कुछ इंप्रूव करूँ, तो वो भी आप बता सकते हैं। आपके सजेशन बहुत, मतलब मेरे को पता करने का केवल एक ही तरीका है, आप लोग जब बताएंगे तभी मुझे पता लगेगा कि मेरे अंदर ये गड़बड़ है, आप लोगों के लिए अच्छा है। ठीक है, आज का सवाल था कि नोमैटिक एलिफेंट इंडिया और किस किस की एक्सरसाइज है, और महाराष्ट्र में कौन सी लेक है जो ऑरेंज कलर की हो गई है जिसका एल से नाम शुरू होता है। उस बैक्टीरिया का आप नाम भी बता सकते हैं जिस वजह से वो ऑरेंज कलर की हुई है। सो टेक केयर, पढ़ते रहिए, आगे पढ़ते रहिए। साइनिंग ऑफ टुडे, बाय बाय।